हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। चैप्टर नेम इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी और प्लस टू क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से ही आता है आप लोगों का ओम्स लॉ। बेसिक सी इंट्रोडक्शन आप लोगों ने क्लास 10th पे भी जरूर इसके बारे में रीड किया होगा। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है, ये बोलता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कंडक्टर से जितना करंट जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस हम लोगों ने कितना पोटेंशियल दिया है, और साथ में कंडीशंस होगी कि टेम्परेचर प्रेशर जो हो वो फिक्स्ड हो। तो ये ओम्स लॉ की कुछ कंडीशंस हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोग लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ amount of current flowing through conductor is directly proportional to potential applied across the conductor, provided temperature pressure are constant। फर्स्ट ऑफ ऑल कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो आप लोगों का कांस्टेंट होना चाहिए, विच मीन्स अगर आप लोग ओम्स लॉ स्टडी कर रहे हैं इंडिया या वर्ल्ड के किसी ऐसी रीजन पे जहाँ पे टेम्परेचर सपोज कीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप लोग वो ही सेम एक्सपेरिमेंट किसी और जगह पे जाकर जहाँ पे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच मीन्स काफ़ी बड़ा अगर चेंज है तो हम लोगों के रिजल्ट्स पर चेंजेस आ सकते हैं। अदरवाइज अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज, किसी कंडक्टर के क्रॉस हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया। इसको एक डायग्राम की हेल्प से आप लोग समझिए। सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई कंडक्टर है एक्स वाई, एक्स से लेकर वाई, तो इसके अक्रॉस मैंने ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप किया। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप किया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। और ये हम लोग पीछे भी कई सारी आर्टिकल्स पर हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पोटेंशियल से ही आप लोगों का जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उसको कितनी फोर्स लगेगी वो डिपेंड उसके पोटेंशियल पे ही करता था। अगर आप लोग प्रीवियस आर्टिकल्स अगर देखेंगे प्रीवियस वीडियोस में तो आप लोग ये आर्टिकल समझ पाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट रीड किया था। उस पर भी ये बात आई थी, लेकिन थोड़े अलग वे से बोली गई थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट थी जब हम लोगों ने रिलेशन डिराइव किए थे। तो वो ही है ये भी ओम्स लॉ, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली देखिए कि कैसे इसको लिखना है, क्या इस पर कांस्टेंट मिलेगा। तो इसी को हम लोग देख सकते हैं दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो आप लोगों के पास r आएगा एंड दैट r इज इक्वल टू v ओवर I विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। r इज कांस्टेंट। तो ये है आप लोगों का ओम्स लॉ। अब इसी का ही एक प्रैक्टिकली वे से किस तरह से इसको स्टडी किया जाता है, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है। अगर प्लस टू के प्रैक्टिकल्स देखोगे तो उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट है, 10th के प्रैक्टिकल्स में भी ये एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें क्या होगा कि x और y, अगर आप लोग मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है तो उसके क्रॉस हम लोग एक पोटेंशियल, इसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर लगाएंगे जो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, और इसके साथ एमीटर कनेक्ट करेंगे। देन वेरिएबल रेजिस्टेंस लेने के लिए रियोस्टैट लिया जाएगा, और रियोस्टैट की हेल्प इससे वायर लेकर एक की लगेगी, देन एक बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में करेंगे क्या, हम लोग आर की वैल्यू हम लोग फिक्स कर देते हैं इस तरह से। V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे, V और I के बीच में, और R की वैल्यू चेक करेंगे। तो
सबसे पहले रेजिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर रियोस्टेट पे फिक्स की जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, देन वी दैट मींस वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग ली जाएगी, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग ली जाएगी। देन फिर से 2 से 3 आप लोग रीडिंग्स लेंगे, एक रीडिंग ली, देन एक और रीडिंग, देन एक और रीडिंग, देन फिर आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले से पता करोगे तो आप लोगों को मिलेगा कि रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट ही आती है। ये सारा काम आप लोग प्रैक्टिकल में करेंगे वैसे, लेकिन इंट्रोडक्शन चली थी तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। देन फिर इसी पे आते हैं आपका ग्राफ, इसी पे आएगा आपका ग्राफ। और ग्राफ देखिए पोटेंशियल का, तो अगर वी आई ग्राफ देखा जाए, V और I, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विच मीन्स स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी, क्योंकि अगर मैथ्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग देखें y इक्वल टू एम एक्स से अगर इसको कंपेयर करें, y इक्वल टू एम एक्स से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c की वैल्यू तो 0 आ रही है क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है, प्लस वन मैथ्स का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स अगर आप लोग अप्लाई करें तो m इज द स्लोप, विच मीन्स r इज द स्लोप, ओके, कंपेयर इट विद दिस टर्म हियर, दिस r इज द स्लोप ऑफ दिस vi कर्व, ठीक है जी। अब अगर बात की जाए कि मान लीजिए मेरे पास 2 कंडक्टर है, तो किसी और कंडक्टर के लिए मान लीजिए कंडक्टर ए का मैंने ग्राफ बनाया, सेम कंडक्टर बी के लिए ये ग्राफ बना, तो अगर मैं स्लोप देखूं तो आप लोगों को क्लियरली पता लग रहा है कि स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। अगर मैं स्लोप बोलूं, स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाएगी, स्लोप विल बी कैलकुलेटेड बाय v ओवर आई, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि स्लोप कैलकुलेट की जाती है tan थीटा से, tan थीटा से। और tan थीटा अगर मैं फॉर एग्जांपल इस a के लिए बोला जाए कि tan थीटा कैलकुलेट करें, तो आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से, व्हाट इज दिस साइड tan, दिस इज थीटा, इसके सामने वाली लाइन होगी दैट इज परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस, नीचे वाला बेस, तो v ओवर आई, ये है आपका v y एक्सिस पे और ये है i, तो v ओवर i जो है वो आपको स्लोप v बताएगा और v ओवर i आपको रेजिस्टेंस भी बताता है, इज आल्सो इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो अगर जिसकी स्लोप ज्यादा हुई ग्राफ पर, vi ग्राफ पर, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसका मतलब ये ही है इस बात का मतलब। स्लोप slope of b and I graph tells about resistance of conductor, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में ये बात करती है। अगर सपोज कीजिए इसी ग्राफ को I ओवर V की फॉर्म में बनाते हैं, अगर I आप लोग इस तरफ लेते और V आप लोग इस तरफ लेते तो क्या होता, तो ये है A, तो ये सेम इसी चीज के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता, A डाउन साइड आ जाता, B अप साइड। काफी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं इस केस में। अगर I ओवर V देखा जाए, I ओवर V की वैल्यू निकालो, I ओवर V दैट विल बी इक्वल टू स्लोप। स्लोप आप लोगों को अगर अंडरस्टैंड ना आ रहा हो तो इस बात को अच्छे से सुनना कि स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस क्या है, y एक्सिस है करंट की, तो करंट अपॉन x एक्सिस क्या है, वोल्टेज की। तो ये स्लोप बताता है ग्राफ का, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर r। ये देखिए v ओवर i इज r, उल्टा कर दो तो 1 ओवर r। तो इस केस में जो स्लोप है, इस केस में जो स्लोप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में तो स्लोप क्या है, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वी आई कर्व में, लेकिन आई वी कर्व में क्या होगा, जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इस करके ये ग्राफ बदल जाएगा, इस पर ए बी आएगा, इस पर ए बी, देखिए ऊपर ए बी, इस पर ऊपर बी ए, रिवर्स होगा क्योंकि ए की स्लोप कम
विच मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा। बेसिक है सारा। देन फिर हम लोग इससे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, ये आर क्या है, क्योंकि आर इसमें टर्म है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो देखें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेसिक कंसेप्ट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब होगा करंट के लिए रुकावट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रुकावट। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। और रेजिस्टेंस क्या है, ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, डेफिनेशन सिंपल सी लिख रहा हूं, दैट इज opposition offered by conductor to flow of electrons, to flow of electrons। ठीक है, opposition offered by conductors to flow of electrons। अच्छा, opposition means रुकावट कि कोई कंडक्टर है, सपोज कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, अब उस कंडक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई किया, देन वो इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहा है एक डायरेक्शन से उस कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको कितनी रुकावट झेलनी पड़ेगी उस कंडक्टर से जाते टाइम। सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है मार्कर, तो इस एंड से इस एंड तक कोई इलेक्ट्रॉन जाना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको जाना है, तो जाते टाइम उसकी कितनी रुकावट होगी, कितना उसके रास्ते में रुकावटें आएंगी, वो डिफाइन करेगा उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। और रेजिस्टेंस की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट है इसकी ओम, यूनिट ओम। सिंबल इस तरह से, ठीक है, सिंबल इस तरह से। और फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू, एज वी नो फ्रॉम Ohm's law we know, okay, from Ohm's law we know that V is equal to IR, so R is equal to V over I। so एक डेफिनेशन इधर से भी बन गई, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज रेशो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू current flowing through conductor। ratio of applied voltage to current flowing through conductor, okay, ratio applied voltage to current flowing through conductor, कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके बारे में भी ये रेशो बताएगी। देन अगर बात की जाए कि रेजिस्टेंस क्यों होगी, लेकिन उससे पहले इसके डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्कस करेंगे ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि दिस V पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज एंड I इज I। ठीक है जी, दिस पोटेंशियल इज वर्क पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल पर हम लोगों ने रीड कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T-2, ठीक है, चार्ज का है AT और करंट का A। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ओवरऑल क्या बन गया, दैट इज M, दिस इज L2 T-3 A-2, okay, this is ML2 T-3 A-2, this is the dimensional formula for इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लेकिन बात अब ये आएगी कि क्यों रुकावट क्यों मिल रही है किसी इलेक्ट्रॉन को जब वो किसी कंडक्टर से के एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर से मैं डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर पर।
तो होगा क्या कि सपोज कीजिए ये है मेरा कंडक्टर, ठीक है जी, ये है हम लोगों का कंडक्टर, और इस एंड से सपोज कीजिए ये एक्स वाई इसके एंड्स हैं, ये एक्स और ये वाई। तो काम है किसी इलेक्ट्रॉन का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना, ठीक है जी, इस एंड से इस एंड से इस एंड तक जाना, ये किसी कंडक्टर का काम है। तो अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाकी जगह पर भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, क्योंकि हर कंडक्टर पर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सपोज कीजिए मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब मैं बात करता हूं सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी, इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ऐसे तो जा नहीं पाएगा, इधर पॉजिटिव दे दिया इधर नेगेटिव दे दिया, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसके साथ ये सारे भी अट्रैक्ट होंगे और एक दौड़ एक रेस स्टार्ट होगी बीच में, और टेम्परेचर की वजह से इनकी वाइब्रेशन भी होगी। वाइब्रेशन मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं साथ में इस तरह से भी वाइब्रेट करेंगे, देन इस डायरेक्शन में भी चलेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा इसके अंदर कोलिजन बढ़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता गया तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा। तो याद रखना टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और सेकंड कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर फिक्स भी रखें, फिर भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आपस में दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो उनके कोलिजन तो होंगे, और उसी कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन को फेस करनी पड़ती है जब वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। तो कंडक्टर पर रेजिस्टेंस का जो मेन रीजन है वो है कोलिजन। कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज द मेन रीजन बिहाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर ही एक टर्म आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी क्या है किसी मटेरियल की। तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम की कितनी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में हर मटेरियल की अलग अलग होगी। सपोज कीजिए कोई एक एल्यूमिनियम ले लें, एक कॉपर ले लें, तो हर एक एल्यूमिनियम की और एक कॉपर, अगर मैं इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात करूं उस कंडक्टर के अंदर, तो ये डिफरेंट मूवमेंट होगी। अगर मूवमेंट डिफरेंट होगी तो इट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू तो डिफरेंट ही होगी। तो हर मटेरियल की काम की बात यह है कि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आप लोग देखिए। तो नेक्स्ट टर्म आती है आपकी रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो। तो रेजिस्टिविटी को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोग ये देखें कि जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ओके, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, नेचर ऑफ मटेरियल मींस उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितनी उसकी वॉल्यूम है, टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज। सेकंड ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, एंड थर्ड ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ओके वी कैन राइट इट डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो लेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मटेरियल। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर एक वायर सपोज कीजिए 10 मीटर की एक वायर है और एक है 50 मीटर की वायर, तो 50 मीटर की वायर की लेंथ ज़्यादा है, इस करके उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जितनी लंबी
कोई वायर होगी या जितना लंबा कोई कंडक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। फर्स्ट बात ये है। सेकंड ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा विच मीन्स थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस, वायर का ये पोर्शन, अगर मैं इस मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलूँ तो ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस अगर ओवरऑल में डिपेंड करूं, कंबाइन करें, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, दैट इंप्लाइज आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो ये जो रो है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल मैंने हटाया तो जो कांस्टेंट आया, वेयर रो, दैट रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, व्हिच इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, specific resistance, okay, and resistivity also, both are same. So where rho is specific resistance of material, specific resistance of, where rho is specific resistance of material, और अगर rho की बात करें तो a इस तरफ ले जाएं, दैट इज इक्वल टू ए ओवर एल। तो इसकी अगर यूनिट बोले कि क्या यूनिट होगी, इस पॉइंट से यूनिट अगर इसकी डिराइव करें हम लोग तो यूनिट क्या होगी, देखिए ये आर है तो आर की यूनिट क्या हुई, ओम, अभी रीड किया, दिस इज एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और डिवीजन पर लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, सो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यूनिट क्या बनेगी, दैट इज ओम मीटर, ओके, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देन बात करते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आप लोगों को आर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करें, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और ए ओवर एल का आर का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर and r is equal to v over i, so we can write here v over i, r के लिए v over i और a over l, ठीक है, a over l, और v over i को भी लिख सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज, ओके। सो डायमेंशन फॉर्मूला बनाए, वर्क का क्या होगा ml2 t minus 2, चार्ज का at, ठीक है जी, i का a, दिस लेंथ का L, एरिया का L स्क्वायर। सो ओवरऑल इसको सॉल्व करें, आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो देखिए ये है M, ठीक है जी, M तो एक आया, L की वैल्यू आप लोग चेक कर लें, इस L से एक पावर कैंसिल करें तो ये बन गया L क्यूब, ठीक है जी, L क्यूब, और T माइनस 3, ठीक है, T माइनस 3 एंड A माइनस 2, विच मीन्स अगर छोटा सा डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ L की वैल्यू रेजिस्टेंस पर स्क्वायर थी, इस पॉइंट पर क्यूब बन गया। देन कुछ बेसिक सी बातें आप लोग और देखें कि रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे और किस फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग देखिएगा कि R as we know R is equal to rho L over A, ओके, R is equal to rho L over A, ठीक है जी। एक तो हम लोगों को ये पता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक और आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को ये रिलेशन याद हो तो, दैट इज I is equal to NEA VD, which means relation of current with drift velocity, okay, this is relation with current with drift velocity। सो मैं लिख रहा हूँ वी नो, अगर आपको ये पता ना हो तो प्रीवियस वीडियोस जाकर देखो, NEAVD का रिलेशन डिराइव किया था हम लोगों ने, और VD की वैल्यू कितनी है, दैट इज NEAEE टॉ ओवर M, ड्रिफ्ट वेलोसिटी EE टॉ ओवर M, और इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू EE
tau over L, where tau is relaxation time. Okay, and as E is equal to V over L, where L is the length of the conductor, V is the potential, E is equal to minus dB over dr, वहां से ये रिजल्ट बन रहा है। तो E की वैल्यू इस पर पुट करें तो क्या बन गया, I is equal to NEA, दिस इज E, और E की पॉइंट पर V over L and tau M, this is E into tau, this is E into tau, this is M और E की जगह V over L। तो नेक्स्ट आप लोग देखिए कि क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे रेजिस्टेंस बनाने का। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों को पता है V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V ओवर I। ओके, सो वी विल ट्राई टू convert this form into resistance and then we will compare that result with equation 1. So to convert it into resistance, take this I this side because we have V here और बाकी सारी टर्म्स इस तरफ ले लें। तो ये L और M इस तरफ गया तो बन गया ML, और ये इस तरफ से N नीचे आ गया, E इंटू ई स्क्वायर आ गया, दिस इज A आ गया, ठीक है, A आ गया, और टॉ भी नीचे ले लें। और इस पॉइंट पर अगर आप लोग देखें तो V हम लोगों ने छोड़ा और I, और एज वी नो V ओवर I इज इक्वल टू R, so it will become R. So R is equal to M and E square tau L over I. ठीक है, this is equation 2. Take it as a equation 2. So from equation 2 and this is from equation 1. Okay, from equation 2 and 1 what we will get. So इस और इस इक्वेशन से देखें क्या बना, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1 we get, from equation 2 and 1 we get that is रो, कंपेयर करें ना फर्स्ट और इसको, देखिए ये है R इक्वल टू L ओवर E, देखिए R इक्वल टू L ओवर E, तो विच मीन्स रो इज इक्वल टू दिस मच। सो रो इज इक्वल टू M N E स्क्वायर टॉ। तो ये आप लोगों का एक और रिलेशन बन गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, दैट इज MNE स्क्वायर टॉ। और इससे आप लोग देखें M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड वैल्यू है, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड वैल्यू है, और सेकंड है आप लोगों का E स्क्वायर विच इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी फिक्स्ड वैल्यू है, बाकी डिपेंड कर रहा है N के ऊपर, और N के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और N क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, और टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो कोलिजन के बीच का टाइम था वो। तो ओवरऑल रिजल्ट निकालें तो जो आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी N और टॉ के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फ्रॉम दिस वी गेट that rho is inversely proportional to N and rho is inversely proportional to tau। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी कि किस तरह से ये डिपेंड करेगा N और tau के ऊपर। तो देखते हैं, तो रिजल्ट लेते हैं और उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब हुआ कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N है व्हाट इट मीन्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tau तो उसका क्या मतलब है। जी, सो फर्स्ट बात है, फर्स्ट क्या रिजल्ट निकला कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, बट इट मीन्स दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ electrons and is number of free electrons, the number of electrons ही कर ले, number of electrons per unit volume। एक यूनिट वॉल्यूम पर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर ये डिपेंड करेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा जी, तो ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों का बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पर डिपेंड करेगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज कीजिए कॉपर और एल्यूमिनियम है, तो हो सकता है कि कॉपर के यूनिट वॉल्यूम पर
हो सकता नहीं होगा ऐसा कि कॉपर के जो यूनिट वॉल्यूम है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे और एल्यूमिनियम के एक यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। व्हाट इट मीन्स कि ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इधर से यही पॉइंट बन रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, सो इट मीन्स specific resistance depends on nature of material. okay, specific resistance डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ। और सेकंड क्या रिजल्ट निकला? सेकंड रिजल्ट ये निकला कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, और टॉ क्या था? टॉ वाज द रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए कि अगर रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या था? एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और मान लीजिए इस पॉइंट पर उसका एक फर्स्ट कोलिजन हुआ, देन फिर इस पॉइंट पर उसका सेकंड कोलिजन हुआ। तो इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम था उसको हम लोग बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन अब सपोज कीजिए कि अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर दूं, ठीक है, टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर दें किसी वे से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस पॉइंट पर उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। इसको इस तरह से देखें, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, तो क्या इसके और इसके बीच में और इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे? आंसर है थे, इलेक्ट्रॉन्स थे उसके बीच में, लेकिन उनके बीच कोलिजन नहीं हुआ। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर था जो वाइब्रेट हुआ लेकिन इस पॉइंट तक गया, देन फिर वापस आ गया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसका रास्ता क्लियर था। हो सकता है कि इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रॉन था, वो इस पॉइंट तक बिल्कुल टच करने वाला था, देन फिर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इसको टच करने ही वाले थे, इसके बिल्कुल क्लोज थे, बिल्कुल थोड़े थोड़े कोलिजन होने से बचे थे, उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगे तो दो सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम स्पैन है वो कम हो जाएगा। तो काम की बात सिंपल सी इतनी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। ठीक है, सो टेम्परेचर इफ इस पे देखिए, इफ विल इंक्रीज रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। अगर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो काम की बात क्या होनी? इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो याद रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is directly proportional to टेम्परेचर। ठीक है जी, सो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। छोटी छोटी सी टर्म्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी कंपटीटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर कोई बात समझ ना आए तो थोड़ा वीडियो पीछे करके फिर से उसको बार बार देखें, देन अगर समझ ना आए तो देन फिर आप लोग कमेंट करें। थैंक यू।